दोस्तों, एक वक्त था जब हिंदुस्तान की 1/4 जनसंख्या अपनी शॉपिंग के लिए बिग बाजार जाया करती थी। जी हाँ, इतना बड़ा था बिग बाजार और 300 से ज्यादा स्टोर से पूरे हिंदुस्तान में उसने सुपरमार्केट का एक अलग ही ट्रेंड शुरू कर दिया था। सुपरमार्केट से शॉपिंग कैसे करते हैं हिंदुस्तान को बिग बाजार ने सिखाया। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देता हूं कि 26 जनवरी 2001 में जब बिग बाजार का पहला स्टोर कलकत्ता में खुला था, तब वहां इतनी भीड़ आई कि लोगों ने वहां के गेट्स तोड़ दिए थे। पुलिस भी इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पहले ही दिन बिग बाजार के ओनर किशोर बियानी ने उस स्टोर से 30 करोड़ का मुनाफा कमाया था और अगले 22 दिनों में ही उन्होंने कलकत्ता में दूसरा स्टोर खोल दिया था। बिग बाजार वो ब्रांड था जिसमें हिंदुस्तान को बताया था कि सुपरमार्केट होता क्या है। साबुन हो या सब्जी, मोबाइल हो या वॉशिंग मशीन, सभी भारतीयों में एक विश्वास जगा दिया था कि इससे सस्ता और इससे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, हर साम्राज्य की शुरुआत होती है और हर साम्राज्य का पतन भी होता है। बिग बाजार के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 26 जनवरी को 2001 में उन्होंने पहला स्टोर खोला था, पर आते आते अगले 20 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसी बिग बाजार की हिंदुस्तान को सुपरमार्केट में शॉपिंग सिखाने वाला फ्यूचर ग्रुप दिवालिया हो गया। 2008 में 47,000 करोड़ का टर्नओवर रखने वाली ये कंपनी आज कोड़ियों के भाव कैसे बिक गई। जिन्होंने कभी बिजनेस के सारे सम्मानित अवार्ड्स अपने नाम कर लिए थे, जैसे इंडियन रिटेल फोरम अवार्ड्स, मोस्ट एडमायर्ड रिटेल ग्रुप ऑफ द ईयर, जिनके 2009 में 100 से ज्यादा स्टोर्स थे, 30 करोड़ एनुअल विजिटर्स थे, आज इनके हर एक स्टोर में ताला लग गया। वेलकम टू व्यापार मंथन, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेस केस स्टडीज और उनके इतने इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम खोलेंगे बिग बाजार के राइज से फॉल तक की कहानी, एक ऐसा सफर जो आपको बिजनेस की दुनिया का सच से रूबरू कराएगा। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि इतना सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर आखिर खत्म कैसे हो गया। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1981 में, जब किशोर बियानी जी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थे और उनके फादर चाहते थे कि वो अपना फैमिली बिजनेस बंसी सिल्क मिल ज्वाइन करें, लेकिन वो अपने पहले फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते थे। इसी दौरान किशोर बियानी जी ने देखा कि उनके कॉलेज का एक फ्रेंड ने काफ़ी यूनिक फाइबर से बना एक फैशनेबल ट्राउज़र पहना है। ये जो ट्राउज़र था ना, ये स्टोन वॉश फैब्रिक का था और उन्होंने इसमें काफ़ी पोटेंशियल देखा। आखिर मारवाड़ी फैमिली का इंसान था और कपड़े का धंधा था, कपड़ा पहचानना तो इनकी खूबी में था। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था और ये कपड़ा काफी यूनिक था। किशोर बियानी जी ने इस कपड़े की मार्केट पोटेंशियल निकालने की कोशिश करी और उन्होंने तुरंत ही जुपिटर मिल से स्टोन वॉश फैब्रिक का 200 मीटर का कपड़ा खरीद लिया और शहर के जितने भी गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स जिनको वह जानते थे उनको बेचने लग गए। अगले 6 महीनों में उन्होंने लाखों रुपए से कमा लिए और यहाँ से होती है उनकी एंटरप्रेन्योर जर्नी की पहली शुरुआत। और उनकी पहली कंपनी बनी WBB, व्हाइट ब्लू ब्राउन। इस कंपनी में वो सिर्फ मेंस ट्राउजर बेचा करते थे, जिसे वो दूसरी मिलों से बनवाते थे और अपने ब्रांड का ठप्पा लगाकर लोगों को बेच दिया करते थे। 1987 तक किशोर बियानी जी ने न सिर्फ खुद के ब्रांड के फैब्रिक्स बेच रहे थे, बल्कि उन्होंने रेडीमेड ट्राउजर्स बेचने के लिए खुद का पहला स्टोर भी ओपन कर लिया था, जिसका नाम रखा था पतलून। और 2 साल बाद उन्होंने 60 लाख रुपए का खर्चा कर अपनी एक नई कंपनी खोल दी, मेंस वियर कंपनी, जिसमें वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे अपने ट्राउजर्स की। और यहाँ पर उन्होंने एक नई ब्रांड की शुरुआत करी जिसका नाम रखा गया पतलून। पतलून नाम के पीछे एक छोटा सा आइडिया था कि पतलून वर्ड जो है थोड़ा सा ट्रेंडी बने या आप लोगों से कनेक्ट हो सके। बाद में इसको और अच्छा और ट्रेंडी बनाने के लिए पतलून बन गया पैंटालून और इसी के नाम पे मेंस वियर कंपनी का नाम चेंज करके रखा गया पैंटालून रिटेल। पैंटालून के जो ट्राउजर्स थे ना, वो डिज़ाइन में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थे। जैसे उनकी एक ट्राउज़र में जिपर के ऊपर 3 बटन्स थे और ट्राउजर्स काफ़ी हाई वेस्ट हुआ करते थे। ऐसे ही मॉडर्न डिजाइन्स के चलते पैंटालून के ट्राउजर्स काफ़ी पॉपुलर हो गए। 1994 तक पूरे हिंदुस्तान में
पैंटालून्स के 72 फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन हो चुके थे और उन्होंने सिर्फ पैंट ही नहीं, शर्ट्स, जीन्स, टाइज, सॉक्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर दिए थे। और इसी दौरान किशोर बियानी जी ने देखा कि हिंदुस्तान में लार्ज फॉर्मेट रिटेल्स का ट्रेंड बढ़ती ही जा रहा है। बेसिकली आपने शॉपर स्टॉप जैसे नाम सुने होंगे, ये उस समय पे अपने रिटेल स्टोर्स बढ़ाते जा रहे थे जिसमें साइज, वैरायटी और क्वांटिटी एक नॉर्मल शोरूम से 10 गुना बड़े थे। इसीलिए उन्होंने भी अपना पहला बड़ा रिटेल स्टोर खोलने की इच्छा जताई और वो इतना बड़ा स्टोर था कि पूरे कलकत्ता में वह पहला एकमात्र स्टोर था जो 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ था। आज के मॉडर्न शॉपिंग सेंटर जैसा ही उन्होंने उस समय विजुअल मर्चेंडाइजिंग का कॉन्सेप्ट भी लाया, जिसमें कलर्स, साइंस, लाइटिंग, लुक और फील पे काफ़ी उन्होंने फोकस किया, जिससे कस्टमर से कम्युनिकेट किया जा सके और अल्टीमेटली कस्टमर्स को एक बहुत ही शानदार शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जा सके। इसी के साथ इस स्टोर में मेंस वेयर के साथ साथ उन्होंने विमेंस और चाइल्ड वेयर भी लॉन्च कर दिया था। साथ ही फैमिलीज को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उन्होंने यहाँ एंटरटेनमेंट सेंटर्स और फूड जोन्स भी ओपन कर दिए थे। आज के मॉल्स का कॉन्सेप्ट किशोर बियानी जी ने 1990s में देखा था। सोचिए कितने फ्यूचरिस्टिक आदमी रहे होंगे वो। सभी को लगा था कि गारमेंट्स के लिए इतनी बड़ी शॉप खोलना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन पहले ही दिन वहाँ इतनी भीड़ आई कि सभी के ओपिनियंस गलत साबित हो गए। कलकत्ता का पहला स्टोर खुलने के बाद पहले ही साल उन्होंने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इस अर्ली सक्सेस को देखते हुए 1999 तक पैंटालून्स के 13 मेगा स्टोर्स खुल चुके थे और अब किशोर बियानी जी इंडिया के फैशन रिटेल टाइकून बन चुके थे। लेकिन एंटरप्रेन्योर की जर्नी कभी रुकने वाली कहाँ होती है। किशोर बियानी जी ने देखा कि उनका जो कस्टमर था वो अपने टोटल खर्चों का सिर्फ 8% कपड़ों में खर्च करता था, पर उन्हें उनके कस्टमर का 50% वॉलेट शेयर चाहिए था। मतलब कि अगर कस्टमर की जेब में 100 रुपये तो 50 रुपये उसमें से किशोर बियानी जी के पास आना चाहिए। और इसीलिए उनको लगा कि कपड़ों के अलावा दूसरी चीज़ों में भी उन्हें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। किशोर बियानी जी ये सब सोच ही रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने साल 2000 में चेन्नई के सरवना स्टोर में विजिट किया और वहाँ जाकर उन्हें एक नया आइडिया आया। उन्होंने देखा कि ये स्टोर 25 साल पुराना था, जहाँ पर 6 फ्लोर्स थे और यहाँ पर क्लोथ्स, टॉयज, ज्वेलरी, अप्लायंसेस और ग्रोसरीज जैसे हर आइटम मिलते थे। सरवना का एक मॉडल था कम प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज़्यादा सेल्स करना, मतलब ज़्यादा टर्नओवर होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और किशोर बियानी जी के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये स्टोर हर साल उस समय 200 करोड़ की सेल्स करता था और साथ ही कस्टमर्स को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा था। उन्होंने स्टोर को डीपली स्टडी किया और इसी से इंस्पिरेशन लेकर खुद का पहला हाइपर मार्केट स्टार्ट किया और यही हाइपर मार्केट आगे चल के बिग बाजार बना। 1997 में कलकत्ता में पहला पैंटालून्स का स्टोर ओपन हुआ था और 2001 में इन्होंने बिग बाजार का पहला स्टोर ओपन कर दिया था। एक सक्सेसफुल हाइपर मार्केट बनाने से पहले किशोर बियानी जी ने इंडिया के लोकल बाजार्स को बहुत डीप स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जो सैलरीड पर्सन्स होते हैं ना, वो अपने महीने का खर्चा महीने के पहले हफ्ते में ही कर लेते हैं। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक एवरेज इंडियन कस्टमर की साइकोलॉजी ये थी कि जब भी कोई वो मॉडर्न शॉप्स को देखता था तो उससे लगता था कि ये बहुत ही हाई फाई शॉप्स होने वाली है, मतलब कि इसके भाव भी बहुत ही हाई फाई होंगे। इसी कारण से जो एवरेज कस्टमर्स होते थे ना, वो बड़ी बड़ी दिखने वाली, हाई फाई दिखने वाली शॉप्स में अंदर ही नहीं घुसते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको एक कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था। और इसीलिए उन्होंने जब अपना बिग बाजार की शुरुआत करी तो शॉप और उस शॉप के एम्प्लॉयज़ को बहुत ही सिंपल कपड़ों में रखा, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन में रखा। इसीलिए किशोर बियानी जी ने अपने हाइपर मार्केट का नाम भी बिग बाजार रखा, ताकि लोगों को बाजार सुनकर इंस्टेंटली कनेक्ट हो सके। उन्होंने बिग बाजार स्टोर्स को इस तरह स्टार्ट किया था कि ऐसा लगे कि एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल शॉप्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एक बाजार में होता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है। और इसी वजह से लोग बिग बाजार आना पसंद करते थे। कितने लोग, हिंदुस्तान की 1/4 जनसंख्या बिग बाजार को पसंद करती थी। आप जानते हैं बिग बाजार का सक्सेस मंत्र क्या था? क्यों बिग बाजार इतना सक्सेसफुल हुआ? बिग बाजार का पहला सक्सेस मंत्र था कि बल्क में परचेस करो और कंपनी से हेवी डिस्काउंट ले लो, तभी तो आगे डिस्काउंट दे पाओगे। जब आपको कंपनीज
नॉर्मल सप्लायर्स की तुलना में आपको 30% 40% का डिस्काउंट दे रही है, क्योंकि आप 1 ट्रक 2 ट्रक 10 ट्रक भर के उस कंपनी से माल ले रहे हो, जबकि दूसरे सप्लायर्स आधा ट्रक भर के भी माल मुश्किल से ले पाते थे। और आप 10 ट्रक अगर माल ले रहे हो एक ही प्रोडक्ट एक ही कंपनी से, तो जाहिर सी बात है आपको डिस्काउंट भी ज़्यादा मिलेगा। अब आपके हिंदुस्तान में अगर 300 से ज़्यादा स्टोर्स है तो आपको ये 10 ट्रक भी आराम से पूरेंगे, पर जिसका एक ही स्टोर है उसके लिए 10 ट्रक का इन्वेंट्री रखना बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसी साइकोलॉजिकल फैक्टर को उन्होंने अपना बिजनेस मंत्र बनाया और सभी स्टोर्स की एक ही जगह से परचेसिंग करना शुरू कर दी, जिससे उन्होंने सप्लायर्स से बहुत ही हेवी डिस्काउंट लिया। जब हेवी डिस्काउंट मिलता है तो कस्टमर्स को भी तो हम अच्छा डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। समझ लो कि 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट अगर किराने वाले को 8 रुपये में मिलता है तो वही बिग बाज़ार को 4 या 5 रुपये तक मिल जाया करता था। क्यों? क्योंकि बिग बाज़ार 1 या 10 पैकेट्स नहीं खरीदता था, वो हज़ारों पैकेट्स एक साथ खरीदता था और इसी वजह से 50% तक का डिस्काउंट मिल जाया करता था। और उससे क्या हुआ, अगर वो कस्टमर्स को 10 से 20% का डिस्काउंट दे भी देता था तो समझ लो 10 रुपये का पैकेट बिग बाज़ार में आपको 8 रुपये का मिल जाता था। इसका मतलब क्या हुआ, जो परचेज प्राइस किराने वाले की हुआ करती थी वो प्राइस पे आप बिग बाज़ार में जाकर खरीद सकते थे। इसी सोच के साथ बिग बाज़ार ने पूरे हिंदुस्तान के मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। दूसरा सक्सेस मंत्र था कि इन्होंने बड़े शहरों में स्टोर्स ओपन करे, वहाँ एसी लगाए, कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही प्लीजेंट बनाया और माल सबसे सस्ता बेचा। इसकी वजह से ज़्यादा उनकी रिपीट परचेसेस होने लगी और इस तरह से उनकी सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो करती चली गई। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था कस्टमाइज्ड आउटलेट। इसका मतलब था कि लोकल मार्केट की नीड्स के हिसाब से वो माल रखते थे ताकि डेड स्टॉक कम से कम हो सके। बिग बाज़ार में हिमाचल प्रदेश में स्वेटर आपको ज़्यादा मिलेंगे, वुलन क्लोथ्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, पर वही बिग बाज़ार में साउथ इंडिया में आपको कॉटन या पतले कपड़े ज़्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साउथ इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ लुंगी, वहाँ ये सब चीज़ों का ट्रेंड चलता है, पर हिमाचल प्रदेश में लुंगी का ट्रेंड नहीं है। हिमाचल प्रदेश में या ठंडे एरियाज़ में आपको वहाँ सर्दी के कपड़े ज़्यादा रखना पड़ेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए उन्होंने हर स्टोर पर कस्टमाइज्ड इन्वेंट्री रखने की कोशिश करी, जिससे उनके स्टोर्स में डेड स्टॉक कम से कम हो सके। एक और चीज़ किशोर बियानी जी ने सोचा था कि वहाँ पर जो भी कस्टमर आता है वो एक एवरेज कस्टमर है, वो मिडिल क्लास पर्सन है। तो जब भी वो मिडिल क्लास पर्सन किसी भी जगह जाता है तो उससे वहाँ के सेल्समैन से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। किशोर बियानी जी ने इस चीज़ को देखा, समझा और उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सभी एम्प्लॉयज़ को एकदम साधारण कपड़ों में, एकदम सिंपल सोबर उन्होंने तैयार करा, ताकि किसी भी कस्टमर को, किसी भी सेल्समैन या किसी भी बिग बाज़ार के एम्प्लॉय से हेल्प मांगने में हिचकिचाहट महसूस ना हो। एक एंटरप्रेन्योर की सोच कितनी बारीक हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। किशोर बियानी जी ने यहाँ पर लोगों को टाई पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि टाई पहने हुए लोग थोड़े से ज़्यादा एडवांस और थोड़े से ज़्यादा फॉर्मल लगते हैं। बिग बाज़ार हमेशा ही प्राइम लोकेशंस पे खुला करता था ताकि लोग बिग बाज़ार के नाम के साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड से एसोसिएट कर पाए, उन्हें लगे कि हम बिग बाज़ार जाकर एक बहुत बड़े ब्रांड से शॉपिंग करके आते हैं। जैसे होता है ना, हर एक मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है कि वो आईफोन यूज़ करे ताकि वो थोड़ा सा एक हायर क्वालिटी का या हायर लेवल का इंसान दिखे। यहाँ पर उन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए बेहतर बनाया और जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हुआ करते थे, जितने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, हर बिल्डिंग में, हर बड़े शहर में आपको बिग बाज़ार का नाम दिख जाएगा, ताकि कभी भी लोगों को ऐसा ना लगे कि बिग बाज़ार से शॉपिंग करने वाला इंसान एक मिडिल क्लास इंसान है। और इसी वजह से बिग बाज़ार में शॉपिंग करने से लोगों को एक बहुत प्राउड फीलिंग आने लगी। फाइनली बिग बाज़ार का मेन आइडिया था कि कस्टमर्स को यहाँ सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मिले। बिग बाज़ार का पहला स्टोर ओपन करते ही इतनी भीड़ आई थी कि उन्होंने दरवाजे तक तोड़ दिए थे। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर उस समय सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माल मिल रहा था। अगले 3 सालों में उन्होंने पूरे देश भर में 50 से ज़्यादा स्टोर्स खोल दिए थे और आने वाले कुछ सालों में पूरे हिंदुस्तान में 120 शहरों में 300 से ज़्यादा स्टोर्स ओपन कर दिए थे। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान की 1/4 जनसंख्या बिग बाज़ार से माल खरीदती थी। एक एंटरप्रेन्योर की सोच होती है ना, अगला क्या और इसके बाद और क्या कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। उसी सोच से किशोर बियानी जी ने अगली चीज़ पर दिमाग लगाना शुरू करा और उन्होंने सोचा कि अब और क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे कस्टमर्स को और अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके।
उन्होंने एक रिसर्च में देखा कि एक एवरेज कस्टमर एक शॉपिंग मॉल के अंदर मैक्सिमम 4 या 5 शॉप में ही विजिट करता है, क्योंकि यार 4-5 शॉप विजिट करने में हमको समय लग जाता है, थकान हो जाती है, फिर हमको भूख लगने लगती है, पैर दुखने लगते हैं। इसी कारण से हम बस 4-5 शॉप्स विजिट कर लेते हैं और एक दिन का हमारा काम हो जाता है। और इसीलिए किशोर बियानी जी ने एक ऐसे मॉल के बारे में सोचा जिसमें शॉप्स के बीच में कोई दीवारें ही ना हो। इस कंसेप्ट में कस्टमर्स को एक ही बार एक ही समय में मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स का एक्सपोजर मिल जाता था और उससे बार बार स्टोर्स के अंदर बाहर भी नहीं जाना पड़ता था। साथ ही साथ किशोर बियानी जी ने इस मॉल को एक डेस्टिनेशन मॉल बनाया, मतलब कि एक ऐसा मॉल जो सिर्फ रूटीन शॉपिंग नहीं करता था बल्कि अपने आप में एक सिटी को एक मेजर अट्रैक्शन दिया करता था। आप जानते हैं इसका नाम? नहीं जानते तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी देने वाला हूँ। ये केस स्टडी आपको पूरे हिंदुस्तान में और कोई नहीं देगा। इस मॉल का नाम आप सब ने भी सुना होगा। अगर आपको अभी पता है तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, वरना ये वीडियो को आगे तक देखिए। इस मॉल में उन्होंने ना सिर्फ शॉपिंग के लिए ढेर सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि इस मॉल में लोगों के लिए खाने पीने के लिए फूड कोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के लिए मूवी थिएटर्स, पब्स, ऐसी कई सारी स्पेशल अट्रैक्शंस भी इंट्रोड्यूस करी। उन्होंने अपने इस नए मॉल के कंसेप्ट को नाम दिया सेंट्रल, और 2004 में बेंगलोर में 1,20,000 स्क्वायर फीट में पहला सेंट्रल मॉल हिंदुस्तान को मिला। इस मॉल में अपैरल्स, फुटवेयर्स, एक्सेसरीज, होम फर्निशिंग, म्यूजिक और बुक्स के 300 से ज़्यादा ब्रांड्स हुआ करते थे। साथ ही साथ इसमें कॉफ़ी शॉप्स, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स भी हुआ करते थे। लोग यहाँ मूवीज़, कॉन्सर्ट्स और इवन ट्रैवलिंग के लिए टिकट्स बुक कराने भी आया करते थे। मैं खुद जब छोटा था तब सेंट्रल मॉल जाया करता था वहाँ पर गिटार क्लासेस लेने के लिए। वहाँ पर एक नीचे छोटी सी गिटार की शॉप हुआ करती थी जो गिटार सिखाया भी करते थे। सोचिए, सेंट्रल मॉल एक ऑल इन वन मॉल की तरह उभर कर आ रहा था देश भर के लिए। देखते ही देखते सेंट्रल मॉल बेंगलोर का सबसे बड़ा मेजर अट्रैक्शन बन गया था, और इसे देखते हुए हैदराबाद, पुणे, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में सेंट्रल मॉल को तेज़ी से एक्सपैंड किया जाने लगा, और इसी तरह सेंट्रल मॉल पूरे देश भर के अंदर फैलने लगा। पैंटालून्स, बिग बाज़ार, इन सब की इतनी मेगा सक्सेस के बाद में अब किशोर बियानी जी को एक कंपनी खोलना पड़ रही थी जिसमें उन सभी कंपनीज को एकजुट करके एक साथ लेकर चल सके। इसीलिए 2006 में उन्होंने अपनी सभी कंपनीज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए एक अम्ब्रेला कंपनी शुरू करी जिसका नाम रखा फ्यूचर ग्रुप। पैंटालून्स, बिग बाज़ार, सेंट्रल जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस और हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू के चलते फ्यूचर ग्रुप इंडियन कॉर्पोरेट स्पेस का जायंट बन चुका था, और किशोर बियानी जी इंडियन रिटेल इंडस्ट्री के किंग बन चुके थे। लेकिन अब उनकी कहानी में एक बहुत बड़े डाउनफॉल की शुरुआत होती है। जब बिग बाज़ार इतना बड़ा बन चुका था तो फिर वो ख़त्म क्यों हो गया? किशोर बियानी जी का ये सोचना था कि वो ऐसे हर एक बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं जहां उनका कस्टमर पैसा खर्च करता हो, जहां पर कस्टमर और बिजनेस की डायरेक्ट डीलिंग होती हो, और उनकी इसी फिलॉसफी ने उनको डाउनफॉल की तरफ धकेल दिया। उनका डाउनफॉल हुआ क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशंस करे। 2005 में उन्होंने एक के बाद एक 3 बड़े अपैरल ब्रांड्स को खरीद लिया। साथ ही साथ वो अलग अलग एरियाज़ में भी डाइवर्सिफाई करने लगे। उदाहरण के लिए 2005 में उन्होंने ऑल अ लिटिल लार्जर की शुरुआत करी। ये ब्रांड प्लस साइज वाले लोगों के लिए क्लोथ्स बेचता था। फिर उन्होंने बिग बाज़ार के अंदर गोल्ड बेचने के लिए गोल्ड बाज़ार की भी शुरुआत करी। घर बनाने और रिनोवेट करने के लिए होम टाउन करके एक ब्रांड था, उसकी शुरुआत करी। 2006 में किताबें बेचने के लिए डीपो के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया। चाय समोसे खिलाने के लिए उन्होंने चमोसा नाम के ढेर सारे कियोस्क यानी छोटी छोटी दुकानें या ठेले टाइप्स दुकानें मॉल के अंदर लगाना शुरू कर दी। उन्होंने रियल एस्टेट, इंश्योरेंस कंपनीज, मूवी मेकिंग, सोचो प्रोड्यूसर भी बन गए थे, कई सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। बेसिकली उन्होंने उनका जो फोकस था वो डाइवर्ट कर दिया। चाय के बिजनेस से लेकर एक पूरा घर बनाने के बिजनेस तक किशोर बियानी जी हर जगह मौजूद होने लग गए थे। अननेसेसरी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशंस की गलती विजय माल्या ने भी करी थी, और वही गलती किशोर बियानी जी ने भी करी।
बट ये तो केवल शुरुआत थी। 2007 में उन्होंने फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स की भी शुरुआत करी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, रियल एस्टेट ब्रोकिंग, इन सब में भी एंट्री ले ली, जिसका उनके मेन बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। साथ ही साथ फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी खोलकर लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस बेचना भी शुरू कर दिया। सोचिए कहाँ बिग बाजार पैंटालून्स और कहाँ जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। इसी रीजन की वजह से ही तो डाउनफॉल आया। बाहर से देखने में लोगों को जरूर लग रहा था कि फ्यूचर ग्रुप का बिजनेस एम्पायर काफी बड़ा और काफी सक्सेसफुल होता जा रहा है, लेकिन इतनी तेजी से इतना ज्यादा एक्सपांशन उन्होंने अपने खुद के पैसे से नहीं किया था। इस एक्सपांशन के लिए उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज यानी डेट लिया था और इसी से इनकी अननेसेसरी लायबिलिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती चली गई। कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस बढ़ता चले गया और इतना बढ़ गया कि एक लिमिट के बाद बिजनेस कोलैप्स कर गया। उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि वो स्ट्रॉन्ग सेल्स के बलबूते पर डेट यानी कर्ज को मैनेज कर लेंगे, लेकिन फिर 2008 में आया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अभी रिसेंटली 2020 में जो आपने कोरोना देखा है ना, उसी तरह से 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। कोरोना जैसा नहीं था कि देश में इमरजेंसी लागू हो गई हो, पर लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं बचता था। ये 2008 में इसको हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पे भी एक वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम जल्दी इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। अभी हम फिर से आते हैं 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पे, जिसने किशोर बियानी जी का डाउनफॉल शुरू कर दिया था। क्यों? कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गई थी और फ्यूचर ग्रुप की सेल्स क्रैश कर गई थी। केवल बिजनेस को सस्टेन करने के लिए किशोर बियानी जी को और भी ज्यादा लोन लेना पड़ गया था। इतना एक्सेसिव डेट, इतनी उधारी उन्होंने मार्केट से उठा ली थी कि एक समय के बाद उनका पेइंग कैपेसिटी खत्म हो गया था। उनके बिजनेस में जितना सेल्स नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा पैसा उनके डेट में चले जाता था, क्योंकि डेट को रीपे करने की पूरी स्ट्रेटेजी उनकी सिर्फ और सिर्फ सेल्स पर टिकी थी और उन्होंने अपने बिजनेस में कभी रिजर्व बनाने की जरूरत ही नहीं समझी। रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स और सरप्लस क्यों बनाए जाते हैं, ये हम हर स्टूडेंट को टैली, एडवांस एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज में समझाते हैं। और आप भी अगर इन सब चीज़ों का तवज्जो, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, भविष्य में अच्छी जॉब करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे हम आपके अंदर एक अच्छी स्किल्स डेवलप करके आपके करियर को शेप कर सकते हैं, ये ज़रूरी स्किल्स और ज़रूरी चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, ताकि आप उन्हें सीख कर वो गलतियां ना करें जो हमारे देश के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने करी। हमारे पास आपके लिए एडवांस टैली, एडवांस एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन के कोर्सेज हैं, जिससे आप अपने करियर को एक बहुत ही अलग ग्रोथ दे सकते हैं। तो आज ही इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और जानिए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन की नई क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। हम फिर से बात करते हैं किशोर बियानी जी की। ना तो उनके पास में रिजर्व और सरप्लस थे, ना ही उनके पास सेल्स आ रही थी, और रिसेशन ने उनके बिजनेसेस को कोलैप्स कर दिया। 2012 तक उनके ऊपर करीब 8,000 करोड़ का कर्ज चढ़ चुका था और उनके लिए इनका इंटरेस्ट पे करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि उनके पास सेल्स ही नहीं आ रही थी। इसीलिए किशोर बियानी जी को दिल पर पत्थर रखकर पैंटालून्स को 1600 करोड़ में आदित्य बिरला ग्रुप को बेचना पड़ गया, और साथ ही साथ फ्यूचर कैपिटल भी 4,250 करोड़ में बिक गया। सोचिए जरा, आपको कैसा लगेगा अगर आपने एक कंपनी में दिन रात मेहनत करी, दिन रात वहाँ पर बहुत सीरियसली वर्क किया, पर जब प्रमोशन की बारी आई तो आपकी जगह आपके कलीग को प्रमोशन दे दिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसे कुछ ऐसी चीज़ें पता थी जो शायद आपको नहीं पता थी। यहाँ पर भी किशोर बियानी जी ने अगर रेशियो एनालिसिस को अच्छे से डीपली स्टडी किया होता तो आज शायद उन्हें ये चीज़ पता होती कि कितना कर्ज उनके लिमिट में है और कितना कर्ज उनके लिमिट से बाहर जा रहा है। ये सब चीज़ें हमारे फाइनेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यही सब चीज़ें हम हमारे फाइनेंस के कोर्सेज के अंदर आप सभी को सिखाते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो बिग बाजार भी अपने कस्टमर्स को अब हैवी डिस्काउंट्स नहीं दे पा रहा था, क्योंकि पैंटालून्स की बिक्री के बाद अब किशोर बियानी जी को हैवी डिस्काउंट्स और माल मिलना बंद हो गया था। ऊपर से किशोर बियानी जी ने अपने सप्लायर्स को पेमेंट डिले करना शुरू कर दिया था। पहले पेमेंट अपफ्रंट हो रही थी और अब 3 से 4 महीने बाद हो रही थी। तो डीलर्स ने जो एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, जो हेवी डिस्काउंट किशोर बियानी जी या बिग बाजार को देते थे, उसे देना भी अब उन्होंने बंद कर दिया। डिस्काउंट्स नहीं तो कस्टमर्स नहीं।
सेल्स क्रैश होती गई, पर बिग बाजार में प्रोडक्ट्स वो ऐड करते चले गए। किशोर बियानी जी ढेर सारी कंपनीज को खरीदते चले गए। अब कस्टमर्स को डिस्काउंट चाहिए था और सप्लायर्स ने तो डिस्काउंट देने से मना कर दिया था। इसीलिए किशोर बियानी जी ने और उधार लेकर और कर्जा लेकर अपने कस्टमर्स को रिटेन करने की कोशिश करी, पर कहते हैं ना, तेल खत्म खेल खत्म। नए लोन्स नए इंटरेस्ट के साथ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि किशोर बियानी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने दूसरे बिजनेस में एक्सपांड करने से पहले अपने किसी भी एक बिजनेस को मैसिवली प्रॉफिटेबल नहीं बनाया। इसी वजह से उन्हें क्राइसिस को फेस करना पड़ा। सबसे बड़ी बात, एक क्राइसिस को फेस करने के लिए उनके पास ना तो सफिशिएंट रिजर्व्स थे और ना ही हेल्दी कैश फ्लो, जिसकी वजह से उनको लोन्स भरपाई करने में मुश्किलें आने लगी और उन्हें इसीलिए धीरे धीरे करके अपने एक एक बिजनेस को बेचना पड़ गया। अगर मैं बिग बाजार की बात करूं तो बिग बाजार 12,900 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा था, जिसमें उनका मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 3.2% था। पर अगर उनके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे विद 7% मार्जिन। किशोर बियानी जी को लगा कि पैंटालून्स और फ्यूचर कैपिटल्स को बेचकर जो पैसा आया है उससे उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स की, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। इन दोनों से कॉम्पीट करने के लिए किशोर बियानी जी ने अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, बिग बाजार डायरेक्ट। पहले भी किशोर बियानी जी 2008 में फ्यूचर बाजार नाम की वेबसाइट खोल चुके थे और इसमें 350 करोड़ फूंक चुके थे। 2014 तक अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने इंडिया में ऑनलाइन रिटेल इंडस्ट्री में अपनी जड़ें जमा ली थी और उनसे कॉम्पीट करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। साथ ही साथ बिग बाजार डायरेक्ट में कई टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत ही बकवास था, इन्वेंट्री इश्यूज आ रहे थे और इन्हीं कारणों से बिग बाजार डायरेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और फ्यूचर ग्रुप को कई करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। अगली गलती जो किशोर बियानी जी ने सबसे बड़ी करी वो थी किराना दुकानदारों से कॉम्पीट करना। उन्होंने 2015 में इजी डे नाम का स्मॉल फॉर्मेट ग्रोसरी स्टोर शुरू किया। उस समय इजी डे के 190 स्टोर्स थे और किशोर जी चाहते थे कि 2022 तक इसके 10,000 स्टोर्स खोल दिए जाएं और इंडियंस किराना शॉप्स को रिप्लेस कर दें। 2018 तक 1,000 स्टोर्स भी खुल चुके थे, लेकिन किराना स्टोर्स को बीट करने के लिए किशोर बियानी जी ने इजी डे क्लब नाम से एक मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया था, जिसमें साल के 1,000 रुपए देके आप कस्टमर्स पूरे साल उनसे डिस्काउंट में परचेसिंग कर सकते हो। ये डिस्काउंट करीब करीब 10% का मिला करता था, लेकिन उनका ये मॉडल बुरी तरह से फेल हो गया। हमारे घर के पास जो किराने की दुकान है वो ऑलरेडी यूं ही हमसे रिलेशन में रहता है और वो 10-15% का डिस्काउंट हमको यूं ही दे देता है। 1,000 रुपये देकर हम डिस्काउंट को क्यों अफोर्ड करें। लोकल किराना स्टोर्स इजीली 10 से 15% डिस्काउंट हर किसी को दे देते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन फी के। दूसरी चीज़, किराना दुकानदार हमेशा लोकल पॉपुलेशंस के साथ पर्सनलाइज्ड रिलेशनशिप बना के रखता है। आपको भी पता होगा, आपके घर के पास में अगर कोई किराने की दुकान है जहाँ से आप रेगुलरली सामान लेते हैं तो कई बार वो आपको उधारी पे भी माल दे देता है। कई बार आप उसको फ़ोन लगाते हो तो माल की डिलीवरी घर पर भी हो जाती है। फाइनली जहाँ किराना स्टोर्स का स्टाफ, रेंट और टेक्नोलॉजी वगैरह का खर्चा ना के बराबर था, वहीं इजी डे को इन सब पर लाखों करोड़ों का खर्च हर साल हो रहा था। इसीलिए अल्टीमेटली इजी डे को भारी लॉसेस होने लगे और 2020 तक इन सभी स्टोर्स में ताला लग गया। लेकिन फ्यूचर ग्रुप की गलतियां और किशोर बियानी जी अभी भी अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे थे। उनकी गलतियां यहीं खत्म नहीं हुई। किशोर बियानी जी ने देखा कि उनके बिग बाजार और बाकी स्टोर्स के थ्रू दूसरी ब्रांड्स अपने अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे थे और करोड़ों का प्रॉफिट कमा रहे थे। आज हम बिग बाजार जाते हैं तो हम बोलते हैं हमको डेटॉल लेना है, हमको लक्स साबुन लेना है, एवर रेडी के बैटरीज लेनी है, तो हम कोई ना कोई दूसरी ब्रांड को खरीदने के लिए बिग बाजार जाते थे। पर यहाँ किशोर बियानी जी ने एक और नया तड़का लगाया। उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड्स को अगर मैं अपनी ही ब्रांड में बेचना शुरू कर दूं तो, जैसे हाउस होल्ड आइटम्स हो गए, साफ सफाई के लिए चीज़ें या खाने पीने के लिए चीज़ें। हम जो दालें खाते हैं वो दालों को अगर हम हमारी ही ब्रांड में
बेचना शुरू कर दे तो इससे जो हम दूसरी ब्रांड्स को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे वो करोड़ों का फायदा हमें होने लगेगा। और इसीलिए उन्होंने हर कैटेगरी जैसे स्नैक्स, होम केयर, पर्सनल केयर, दालें, स्टेपल्स में अपने खुद के ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। किशोर बियानी जी बहुत ही विजनरी आदमी थे और वो आने वाले 10 साल 20 साल के बारे में प्लानिंग करके रखते थे। उनका प्लान था कि 2022 तक इन ब्रांड्स से वो 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ऑलमोस्ट सारी ब्रांड से बहुत बुरी तरीके से मार खाना पड़ गई। उन्हें लगा था कि केवल शेल्फ में रख देने से प्रोडक्ट्स उनका बिकने लगेगा क्योंकि उनका प्रोडक्ट सस्ता था, लेकिन कस्टमर्स को अभी भी उन्हीं के ट्रस्टेड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स ही चाहिए थे जिस पर वो सालों से भरोसा करते थे। इसके अलावा फ्यूचर ग्रुप ने जो ब्रांड्स या जो प्रोडक्ट्स निकाले थे ना, वो एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी के थे जो उनके ट्रस्टेड ब्रांड से मैच नहीं कर पाए। कस्टमर्स ने एक बार तो उनका माल भले ही खरीदा पर रिपीट परचेज नहीं हो पाई। केवल डिस्काउंट्स के बलबूते पे ही सेल्स बढ़ाना चाहते थे किशोर जी, और डिस्काउंट्स के कारण कस्टमर्स ने भले ही उनका प्रोडक्ट एक बार तो ले लिया परंतु उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। उनको लगा सस्ता है तो बिकेगा, पर क्वालिटी खराब होने की वजह से उनके पास में रिपीट परचेसेस नहीं, जो माल उनके शेल्फ में रखा था वो रखा रह गया। वो लोग फिर से अपनी ट्रस्टेड ब्रांड्स में शिफ्ट हो गए। फ्यूचर ग्रुप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और 2019 तक जिस डेट को उन्होंने पेंटालून्स को बेचकर जिस नुकसान की भरपाई करी थी, 2019 तक उन्होंने उसी कर्ज को फिर से बढ़ाकर 12,800 करोड़ तक पहुंचा दिया था। फिर भी जैसे तैसे कहते हैं ना, मरने वाले को तिनके का सहारा, इन सब के बाद भी फ्यूचर ग्रुप जैसे तैसे सरवाइव कर रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो फ्यूचर ग्रुप के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कोविड-19 आया। कोविड-19 के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन लग गया और इसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार, सेंट्रल मॉल और ऐसे कई सारे स्टोर्स रातों रात बंद हो गए। उनका रेवेन्यू क्रैश कर गया, पर दुकानें बंद हुई थी। इन दुकानों के साथ आते हैं ईयरली एक्सपेंसेस जिसको हम ओपेक्स बोलते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, जैसे रेंट पे करना, जैसे सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस कॉस्ट देना। ये सब आप दुकान खोलो चाहे नहीं खोलो, ये सब खर्चे आपको सालाना पे करने ही होते हैं। इन सब खर्चों के डेट्स को रीपे कर करके किशोर बियानी जी का फ्यूचर ग्रुप खत्म हो गया। रेंट पेमेंट्स न करने के कारण बिग बाजार और बाकी सारे स्टोर्स की लोकेशंस उनके हाथ से छीन ली गई और ये सभी स्टोर्स बंद होने लगे। पूरा की पूरा मैसिव फ्यूचर ग्रुप सिर्फ 23,713 करोड़ में रिलायंस को बिक गया। आज इनमें से करीब 800 से ज़्यादा लोकेशंस पर बिग बाजार की जगह रिलायंस ने अपने रिलायंस स्टोर्स को खोल दिया। 2020 में बैंक ऑफ इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ इंसॉल्वी प्रोसीडिंग्स का डिमांड कर दिया और आज तक ये प्रोसीडिंग्स चलती आ रही है। मतलब आज भी फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स को एक एक करके बेचकर उनका कर्जा चुकाया जा रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किशोर बियानी जी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। वो एक बिजनेस जीनियस थे। उन्होंने पैंटालून्स, बिग बाजार और सेंट्रल जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए जो इंडिया के रिटेल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन थे। इन्होंने इंडिया के रिटेल सेक्टर को नए स्टैंडर्ड्स दिए और वो खुद इंडिया के एक समय पर रिटेल किंग माने जाते थे, लेकिन इनके डाउनफॉल की वजह उनका फोकस लूज करना था। उन्होंने इतनी तेजी से हर जगह एक्सपांड करा, हजारों करोड़ का उधार ले लिया और जैसे ही मार्केट कंडीशंस बिगड़ी, पैंडेमिक आया, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उनका बिजनेस एम्पायर कोलैप्स कर गया। आज आप सब ने डीमार्ट का नाम सुना होगा। जितना बड़ा पहले बिग बाजार का नाम हुआ करता था उतना ही बड़ा आज डीमार्ट का नाम है। डीमार्ट ने ऐसा क्या नया करा कि वो आज भी इन सब चीजों को सस्टेन कर पाया? मैं आपको बता दूं कि 2001 में बिग बाजार का पहला स्टोर खुला था और 1 साल बाद ही डीमार्ट का पहला स्टोर खुला था। सिर्फ 1 साल का ही तो फर्क है। फिर डीमार्ट जो है वो 2008 के क्राइसिस भी झेल गया, 2020 के क्राइसिस भी झेल गया और आज डीमार्ट बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस जायंट बन चुका है। तो डीमार्ट ने ऐसा क्या डिफरेंट करा जो बिग बाजार ने नहीं करा? अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको डीमार्ट की भी केस स्टडी चाहिए। हम डीमार्ट की भी केस स्टडी जल्द ही आपके पास में लेकर आएंगे। अभी हम बात करते हैं फिर से बिग बाजार के वैल्यूएबल लेसन्स की।
आपने आज किशोर बियानी जी की स्टोरी से क्या वैल्यूएबल लेसन सीखा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये जो बिजनेस केस स्टडी है ये आपको ज़िंदगी में कुछ सिखा रही है, तो आज आप भी अपने फ्रेंड्स को इसी केस स्टडी को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस केस स्टडी से कुछ सीख सकें और अपने बिजनेस के एक्सपेंशन प्लान्स में या अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए उन्हें यहाँ से कुछ सीखने को मिल सके जो कि वो अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकें। हमें किशोर बियानी जी की स्टोरी से बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलता है कि बिजनेसेस सिर्फ अग्रेसिव एक्सपेंशन से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, कैश रिजर्व्स और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सस्टेनेबली ग्रो करता है, जिसमें हमें हमारे बिजनेस के अंदर हमें रेशियो एनालिसिस की रिपोर्ट्स कितनी महत्वपूर्ण होती है ये हमें इनसे सीखने को मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और व्यापार मंथन का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर नीचे बताएं। और अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा और आपने सच में अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए फ्री है, पर ऐसी ही केस स्टडीज़ को और अच्छे से प्रेजेंट करने का हौसला हमें आपके थ्रू आता है। आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ये हमारे हौसलों को बढ़ाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अगली केस स्टडी किस पर सुननी है। तब तक के लिए थैंक यू।